हेलो गाइस, वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मैथमेटिक्स में वेक्टर अलजेब्रा। इसका पार्ट 1 हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं या इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आई बटन पर क्लिक करके हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं मैथमेटिक्स सीरीज में, उनको आप एक बार देख लें, ताकि आपका जो BSNL जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वे टॉपिक भी आपके अच्छे से क्लियर हो सकें। उसी के साथ साथ हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं स्पेशलाइजेशन में और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में या मैथमेटिक्स में भी, उनको आप प्लेलिस्ट में जाकर भी सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्या कुछ वेक्टर्स होते हैं और स्केलर्स होते हैं। तो स्केलर्स जनरली क्या हैं? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ रिप्रेजेंट की जा सकती हैं बाय अ नंबर, या फिर आप कह लें कि वे क्वांटिटीज जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। ओके, ओनली अ मैग्नीट्यूड होगा, तो वे क्वांटिटीज जो होंगी वो आपकी कहलाएंगी स्केलर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपका टाइम हो गया है, या फिर लेंथ है, या फिर आपकी स्पीड है, या टेम्परेचर है। इन सभी का क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। जबकि इन केस ऑफ वेक्टर्स वे फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है, उसी के साथ साथ डायरेक्शंस भी होती है। उसकी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन वो आपकी वेक्टर कहलाती है। ठीक है, उनको हम वेक्टर्स कहते हैं। जैसे कि आपके क्वांटिटी जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, उसी के साथ साथ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इन सभी में क्या होता है? जनरली आपका इनका मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी होती है, यानी कि मैग्नीट्यूड किस डायरेक्शन में है। तो एक जनरल सा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कुछ क्वांटिटीज आपको दे दी जाएंगी, 4 क्वांटिटी सपोज कीजिए, टाइम, स्पीड, टेम्परेचर और वेलोसिटी, और इनमें पूछ लेगा कि इसमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है आपकी। तो वो आप पता लगा सकते हैं कि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा वो वेक्टर्स आपके कहलाएंगे, और जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है वे फिजिकल क्वांटिटीज आपकी स्केलर कहलाती हैं। तो होप ये जो कॉन्सेप्ट है स्केलर और वेक्टर्स का आपको क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ साथ इसमें एक चीज और बताता चलूं आपको कि अगर कोई भी आपका लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये कोई आपकी लाइन सेगमेंट है, ये पॉइंट है आपके, ये ए है और ये पॉइंट बी है, और ये कोई भी लाइन सेगमेंट आपका एल है, तो आपका ये जो लेंथ है ए बी, ये आपकी कहलाएगी, जो लेंथ है ये ए बी, ये आपकी कहलाएगी मैग्नीट्यूड और मॉडुलस ऑफ ए बी। ठीक है, यानी कि अगर आप ये भी कह सकते हैं कि अगर मैं इस वे में प्रोसीड करता हूं तो इसको मैं क्या कहूंगा? ये कहलाएगा मेरा ए बी वेक्टर, जिसमें क्या होगा? ए जो है वो इनिशियल पॉइंट है आपका, और बी जो है ये आपका टर्मिनल पॉइंट है। तो ये वेक्टर ए बी वेक्टर आपका कहलाएगा। और उसी के साथ साथ जो मैग्नीट्यूड होगा या मॉडुलस होगा उसको डिफाइन करते हैं इस तरीके से, यानी कि ए बी वेक्टर अंडर ये 2 बार जो लगाए हुए हैं मैंने, तो ये आपका इसका मॉडुलस कहलाता है। ठीक है, तो ये एक जनरल सी इंफॉर्मेशन थी जो आपको आगे काम आएगी इसी लेक्चर में। तो नेक्स्ट है मेरा क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स के जनरली कितने टाइप के वेक्टर्स होते हैं? तो उसमें कुछ जनरली टाइप हैं वेक्टर्स के जो आपको समझने जरूरी हैं। पहला जो है मेरा वो है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर या इसको नल वेक्टर भी बोलते हैं। तो जीरो वेक्टर और नल वेक्टर क्या होता है? कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो जीरो होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है वो जीरो होता है, उसको नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर भी बोलते हैं। जीरो वेक्टर को हम डिनोट करते हैं जीरो, और उसके ऊपर ये डायरेक्शन साइन लगाते हैं, इसको वेक्टर साइन बोलते हैं। ये है, इसको जीरो वेक्टर को इस तरीके से डिनोट करते हैं, और ये अलग होता है सिंपल जीरो से, ये आप ध्यान रखना है।
ये स्केलर 0 है और ये वेक्टर 0 है आपका। ये आपको फर्क इनमें आगे पता लगेगा। दूसरे टाइप जो है मेरा वो है यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होते हैं कि जिनका मैग्नीट्यूड जो है वो यूनिट होता है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर को अगर सपोज कीजिए कोई मेरा वेक्टर है यूनिट वेक्टर ये, तो इसके लिए जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, अगर ये मेरा यूनिट वेक्टर ए है तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा। इनको जनरली हम एक कैप से इनसे भी डिनोट करते हैं। सो आपको ये ध्यान रखना है, आगे आपके काम आएंगे। आप लिख सकते हैं कि जो ए वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर है वो हो गया आपका, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। भाई मैग्नीट्यूड इसका 1 होगा और रिप्रेजेंट ए कैप से करते हैं, ये आपको इसमें जनरली ध्यान रखना है। तीसरा है मेरा इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स जनरली हैं क्या? अगर आपके दो वेक्टर हैं ए और बी, ये आपका कोई वेक्टर है बी और ये जो है ये है मेरा ए, ये ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है। तो इक्वल वेक्टर कब कहलाएंगे? ये कभी तभी इक्वल होंगे कि जब इनके मैग्नीट्यूड, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू होगा बी के मैग्नीट्यूड के, उसी बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, सॉरी यहाँ पर ये ए का मैग्नीट्यूड जो है वो बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, उसी के साथ साथ इनकी डायरेक्शंस भी सेम होंगी, तभी ये इक्वल कहलाएंगे। मैग्नीट्यूड भी इन दोनों का सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। इसमें देख सकते हैं इनका डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी इनका सेम है। ड्राइंग के अकॉर्डिंग हो सकता है कुछ आपको ऊपर नीचे लग जाए, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, वो आपके इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। उसी के साथ साथ नेक्स्ट जो है मेरा वो है लाइक वेक्टर्स। अब नेक्स्ट जो है मेरा क्या है? लाइक वेक्टर्स। अब लाइक वेक्टर्स क्या होते हैं आपके? लाइक वेक्टर कब कहलाएंगे कि जब उनकी डायरेक्शंस तो सेम होंगी लेकिन मैग्नीट्यूड जो है उनका अलग हो सकता है। यानी कि आप ये कह लें कि अगर आपका ये एक कोई लाइन सेगमेंट है आपका ए बी, ठीक है, और ये कोई वेक्टर है आपका, उसी के साथ साथ एक और आपका लाइन सेगमेंट है ये सी और ये डी, ये भी कोई वेक्टर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका जो मैग्नीट्यूड है वो तो अलग अलग है लेकिन डायरेक्शन सेम है। तो इस तरीके के डायरेक्शन या इस वेक्टर्स को क्या कहते हैं? लाइक वेक्टर कहते हैं। जैसे ए बी वेक्टर है तो ए बी वेक्टर आपका और सी डी वेक्टर जो है ये दोनों आपके लाइक वेक्टर हैं, क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड इनके अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है मेरा वो है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेक्स्ट है मेरा नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर कब होगा? बी ए जो है, सपोज कीजिए बी ए जो है वो नेगेटिव कहलाएगा ए बी वेक्टर का। कब? कि अगर इनके मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन अलग अलग हो। सपोज कीजिए एक ये मेरा ए बी वेक्टर है कोई, इनके मैग्नीट्यूड तो सेम है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड ये है, इसी तरीके से मेरा ए बी वेक्टर ही ये है, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इसकी डायरेक्शन इस साइड है और इसकी डायरेक्शन इस साइड है, तो ये होगा नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि जो बी ए वेक्टर होगा वो होगा नेगेटिव ऑफ ए बी वेक्टर। ये होता है नेगेटिव ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट। उसी के साथ साथ एक और है मेरा, वो है को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं? दो या दो से ज्यादा वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है वो को इनिशियल वेक्टर कहलाते हैं। जैसे कि आपको मैं ये अब कर सपोज कीजिए ए कोई आपका इनिशियल वेक्टर है, तो ए बी वेक्टर, ठीक है, और इसी के साथ साथ ये इनिशियल पॉइंट आप देखेंगे तो इनिशियल पॉइंट सेम है और ये ए सी डी, यानी कि ये आपके ए बी, ए सी और ए डी, ये क्या है आपके को इनिशियल वेक्टर है क्योंकि इनका इनिशियल पॉइंट सेम है। इसी के साथ साथ एक और आपका आता है कोलिनियर वेक्टर, इसके बारे में पहले बात करेंगे। कोलिनियर वेक्टर्स,
कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं आपके? वेक्टर कब आपके कोलिनियर कहलाएंगे? जब वो पैरेलल हैं एक सेम लाइन के, जबकि उनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, यानी कि लेकिन एक लाइन के पैरेलल होने चाहिए वो, तभी वो आपके कोलिनियर कहलाएंगे। जैसे कि सपोज कीजिए ये वेक्टर है आपका, ये सपोज कीजिए आपके वेक्टर है, ये ए बी सी डी, और ये कोई और एक लाइन है आपकी, ये है ई और ये एफ। जनरली मैंने आपको बताया क्या है कोलिनियर वेक्टर में, कि वो पैरेलल होने चाहिए सेम लाइन के, उनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है लेकिन पैरेलल होने चाहिए, तो वो वेक्टर आपके कोलिनियर्स वेक्टर कहलाएंगे। तो ये जनरली कुछ कॉन्सेप्ट था, कुछ अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप्स के वेक्टर्स मैंने डिस्कस किए, क्योंकि अगर आगे ये हमारे अगर बाय नेम यूज होंगे कि कोलिनियर के क्या होता है, कोप्लेनर क्या होता है, को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो ये आपको क्लियर होने चाहिए, ताकि आपको वही जो प्रॉब्लम्स आएंगे उनको समझने में कोई भी इशू ना हो। तो चलिए आगे देख लेते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट है मेरा एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर जनरली क्या है कि वेक्टर्स को ऐड करना। तो इसमें 2 या 3 मेथड्स होते हैं, मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मेरा पहला है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स में होता क्या है कि सपोज कीजिए आपका एक वेक्टर ये है, ठीक है, ये O है, ये A है, उसी के साथ साथ एक और जो मेरा वेक्टर है वो ये है, ये B है, और ये जो है मेरा ये तीसरा वेक्टर है, ठीक है। यानी कि ये जो मेरा वेक्टर है ये A वेक्टर है, ये जो है मेरा ये B वेक्टर है, और ये जो वेक्टर है मेरा ये C वेक्टर है। तो हम ये कह सकते हैं कि OA, मैथमेटिकल टर्म में आपको बेटर समझ आएगा, OA प्लस AB इज इक्वल टू OB होता है, या इन सिंपल वर्ड्स आप ये कह लें कि A वेक्टर और B वेक्टर, ये जो है 2 वेक्टर हैं, ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो C के इक्वल होगा। अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर है तो ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना ये है कि जो टर्मिनल पॉइंट है A का, ये है ना टर्मिनल पॉइंट A का, ये इनिशियल पॉइंट है आपका B का, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एक आपका मेथड होता है कि जिसके जरिए आप 2 वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, 2 वेक्टर्स को, इसमें ध्यान रखें 2 वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं ट्रायंगल मेथड में। उसके बाद एक और मेरा आता है, अगर हमें एक से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करना है तो उसके लिए हमें जनरली करना क्या है कि सपोज कीजिए ये मेरा वेक्टर है, ये मेरा A वेक्टर है सपोज कीजिए, उसी के साथ साथ एक और मेरा वेक्टर है, ये है मेरा B वेक्टर, उसी के साथ साथ एक और वेक्टर है, ये है मेरा C वेक्टर, उसी के साथ साथ एक और मेरा वेक्टर है, ये है आपका D वेक्टर, और ये C D E इस तरीके से मैंने क्लियर कर दिया, और यहाँ पे हमने इनको ज्वाइन कर दिया ये E पॉइंट पे, ये आपका क्या है ये। तो अगर आप इनको ज्वाइन करेंगे तो ये जो होता है ये वाली लाइन, ये ट्रायंगल मेथड के साथ क्या हो जाएगी, ये A और B, तो ये जो होगा ये होगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर, और जो ये वाला होगा ये होगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, और इसी के साथ साथ ये वाला जो होगा ये होगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर। ये आप इस तरीके से एक से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये AE के इक्वल है, AE के इक्वल है आपका A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर। इस तरीके से आप 2 से ज्यादा वेक्टर्स को भी ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एक और मेरा मेथड होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। सो इसके बारे में हम बात करेंगे। लॉ ये है मेरा पैरेललोग्राम
लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इसमें जनरली होता क्या है आपका, जैसे कि आपको पता है दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, जबकि उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होंगे, लेकिन वो पैरेलल भी हो सकते हैं। जैसे कि पैरेललोग्राम एक हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये रफली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। सो इसमें क्या है, इसको डिफाइन कर देते हैं ओ ए बी सी। अब ये जो है अगर मेरा ए वेक्टर है और ये मेरा बी वेक्टर है, ये मैंने डायगोनल ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो पैरेललोग्राम है आपका ओ ए बी सी, इसमें होगा क्या, हमारे पास क्या है ओ ए वेक्टर, ये ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, ये ए बी वेक्टर वो इक्वल टू होगा आपका ओ बी वेक्टर के ट्राइंगल के अकॉर्डिंग जो हमने डिस्कस किया था। लेकिन जो आपका ए बी वेक्टर जो है वो किसके इक्वल है आपका, ये ए बी वेक्टर जो है ये आपको उसी के इक्वल है, यानी कि ये वाली साइड जो है पैरेललोग्राम की इसकी इक्वल होती है, नहीं ये पैरेलल होती है, तो ये ए बी इज इक्वल टू ओ सी है। तो हम कह सकते हैं कि ओ ए वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर होगा, या ये कह सकते हैं कि दो वेक्टर जो कि रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अगर ये दो वेक्टर्स हैं, ये है हमारी दो एडजेसेंट साइड्स है ना पैरेललोग्राम की, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो रिप्रेजेंट किया जाएगा इनके डायगोनल के थ्रू, यानी कि जो कॉमन पॉइंट है एडजेसेंट, ये वाला जो है ना कॉमन पॉइंट है दो एडजेसेंट साइड्स का, इसके जो डायगोनल के थ्रू, वो भी आपका डायगोनल है तो इसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये इसका एक कंक्लूजन है आपका। तो होप कि ये जो ये वाला लॉ है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ये भी आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्या है मेरा, नेक्स्ट है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया देता हूं कि सपोज कीजिए कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट है ओ, ठीक है, आपका पॉइंट कोई है ओ, आर्बिट्ररी पॉइंट है कोई आपका ओ, और कोई एक पॉइंट है आपका पी, इस स्पेस के अंदर कोई एक और पॉइंट है पी। अब हम अगर ज्वाइन करते हैं ओ को पी से, ठीक है, तो ये जो वेक्टर हमें देता है ये देता है हमें ओपी वेक्टर, और इसी को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं पॉइंट पी का विद रिस्पेक्ट टू ओ। ये आपको बात क्लियर हुई होगी। तो और ओ क्या है यहाँ पे, ओरिजिन ऑफ रेफरेंस है, ओरिजिन ऑफ रेफरेंस है आपका यहाँ पे। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे पोजीशन वेक्टर के बारे में जो आई थिंक आपको समझने जरूरी थे। तो ये पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट है मेरा मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। अगर कोई आपका वेक्टर है, हमको उसको स्केलर क्वांटिटी से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या कुछ आता है रिजल्ट, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब इसमें ये ध्यान रखें कि अगर कोई हमारा वेक्टर ए है, कुछ रिजल्ट्स हैं, इनको आप याद करें, इनको आप नोट भी कर लें कि अगर कोई हमारा वेक्टर ए है, ठीक है, और उसको हम स्केलर x के साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इस वेक्टर को हम डिनोट करते हैं ए वेक्टर इस तरीके से, तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो किस तरीके से होगा, x a, ये इसका प्रोडक्ट होगा स्केलर इनटू वेक्टर। और प्रोडक्ट जो होगा किसी भी वेक्टर का, यानी कि जो मेरा वेक्टर है इसका मैं स्केलर जीरो के साथ में, वेक्टर जीरो के साथ की बात नहीं कर रहा हूँ, स्केलर जीरो के साथ में अगर मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसको, तो मेरे को मिलेगा वेक्टर जीरो। ये आप ध्यान रखें, ये कुछ रिजल्ट्स हैं। सो जनरली कुछ लॉज होते हैं मल्टीप्लीकेशंस के, वो मैं आपको बता देता हूं, आप इनको नोट कर लीजिए। लॉज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, इसमें क्या है कि अगर आपके दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं, और दो ही स्केलर हैं एक्स और वाई, ये आप ध्यान रखें, दो वेक्टर हैं आपके ए और बी और दो ही आपके स्केलर हैं एक्स और वाई, तो कुछ लॉज बनते हैं, वो आपको मैं बता रहा हूं कि एक्स वाई इंटू ए, मतलब ये तीनों अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं एक्स वाई इंटू ए वेक्टर, ये एक लॉ है, यानी कि इनकी पोजीशन चेंज हो रही है। इसी तरीके से अगर एक्स ऑफ ए वेक्टर प्लस वाई ऑफ बी वेक्टर
है तो इसको आप किस तरीके, या इसको पहले एक्स ही लिख सकते हैं आप, एक्स ऑफ ए वेक्टर प्लस एक्स ऑफ बी वेक्टर। तो यहाँ से अगर आप एक्स कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसी के साथ साथ अगर मेरा एक रिजल्ट ये है कि एक्स ऑफ ए वेक्टर प्लस वाई ऑफ ए वेक्टर, तो यहाँ से आप ए वेक्टर कॉमन निकाल के इसको ये वेक्टर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा x प्लस वाई रिजल्ट आएगा आपके पास में। इसी के साथ साथ एक और रिजल्ट आपका उसके साथ मिलेगा कि अगर कोई स्केलर जीरो है और ए वेक्टर है प्लस ये स्केलर है और आपका जीरो वेक्टर है, इसका रिजल्ट भी जीरो होता है आपका, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ आपके रिजल्ट्स थे या कुछ लॉज थे मल्टीप्लिकेशंस के। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी वेक्टर को स्केलर के साथ में तो ये कुछ रिजल्ट्स आते हैं। तो होप कि ये आपको क्लियर हुए होंगे। अब इसमें कुछ जनरली थ्योरम है जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि दो कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं कि उनकी डायरेक्शन तो सेम होती है लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकते हैं। इसमें क्या हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ए जो है वो कोलिनियर होगा बी के साथ में, जबकि दोनों नॉन जीरो हो सकते हैं। कब कि जबकि ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स ऑफ बी वेक्टर। ये आपकी समझ लीजिए कोलिनियर की कंडीशन है, कोलिनियर की कंडीशन है आपकी कि ए वेक्टर जो होगा वो इज इक्वल टू होगा स्केलर एक्स इंटू बी वेक्टर के। तो इसमें एक थ्योरम होती है वो मैं आपको बता देता हूं जिस पर हमारे न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं कि ए वेक्टर, ये सफिशिएंट कंडीशन है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर कोलिनियर कब होंगे कि अगर एक्स और वाई, लेकिन ये इसमें एक कंडीशन और है कि साइमल्टेनियसली नॉट जीरो, यानी कि दोनों एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए कंडीशन होती है अगर ये स्केलर हैं आपके एक्स और वाई, ये मैंने बता दिया है, ए और बी दोनों आपके ये वेक्टर हैं। ये बता रहा हूं मैं कि कोलिनियर कंडीशन अगर होगी तो किस तरीके से होती है कि उसके लिए होता है एक्स ऑफ ए वेक्टर प्लस वाई ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। ये रिजल्ट मिलना चाहिए आपका। लेकिन ध्यान ये रखना है एक्स और वाई जो है साइमल्टेनियसली जीरो नहीं हो सकते हैं, यानी कि या तो एक्स जीरो हो सकता है वाई जीरो हो सकता है। अगर दोनों जीरो होंगे फिर तो अल्टीमेटली जीरो रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन एक्स और वाई साइमल्टेनियसली जीरो नहीं होने चाहिए, ये दोनों एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए। तो एक्स यानी कि स्केलर इनटू ए वेक्टर प्लस स्केलर इनटू बी वेक्टर, इनका रिजल्ट जीरो के इक्वल होना चाहिए। ये कोलिनियर की आपकी कंडीशन है। तो ये आपको मैंने बता दिया है। इसी तरीके से एक और इसमें आप बात समझ लें कि एक नॉन कोलिनियर की कंडीशन हो सकती है, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये नॉन कोलिनियर की भी एक कंडीशन हो सकती है। कि नॉन कोलिनियर कब होंगे कि इनके बीच में सेम आपका रिजल्ट आए, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि एक्स भी जीरो हो और आपका वाई भी जीरो हो। ये यहाँ पे नॉन कोलिनियरी कंडीशन है। जबकि इस केस में क्या कहा मैंने कि एक्स और वाई जो है यानी कि स्केलर जो है वो साइमल्टेनियसली जीरो नहीं होंगे, इसमें दोनों ही जीरो होंगे। तब ये अगर रिजल्ट मेरा जीरो आता है तो मेरे जो ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं वो नॉन कोलिनियर होंगे। तो होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है कोलिनियर का और नॉन कोलिनियर का, ये आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा। इस पे आपका न्यूमेरिकल अराइज हो जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट है मेरा कोप्लेनैरिटी ऑफ वेक्टर्स। तो इसकी भी एक तरीके से वही है कि कोई भी दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स ए और बी वो अगर एक प्लेन में है आपके, ठीक है, तो उनके लिए भी एक कंडीशन होगी। यानी कि सपोज कीजिए कि आपका इसी तरीके से एक सी वेक्टर है, इसके लिए कंडीशन लिख रहा हूं मैं आपको, पहले आप कंडीशन देखिए, एल ए वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर, ये मैंने इसके लिए कंडीशन लिख दी है आपको। तो इसमें जनरली है क्या कि जो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है मेरे, ये कोप्लेनर है। तो तीसरा जो वेक्टर है मेरा वो क्या है आपका, सी वेक्टर है। तो सी वेक्टर कोप्लेनर होगा ए और बी वेक्टर के साथ अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, यानी कि तीन वेक्टर्स
कब कोप्लेनर होंगे? जबकि कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी। सी वेक्टर इज इक्वल टू एल ए वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर, और एल और एम आपको पता ही है स्केलर क्वांटिटी है आपकी। इस पे मैं आपको एक न्यूमेरिकल बता देता हूं ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सपोज कीजिए कि कुछ वैल्यूज हैं कि हमें दिखाना है कि कोप्लेनर है या नहीं। ये मेरा न्यूमेरिकल है एक कि ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, ठीक है। इसी तरीके से 3a वेक्टर प्लस b वेक्टर एंड a वेक्टर प्लस 4b वेक्टर। ये पूछ रहा है कि ये कोप्लेनर है या नहीं। कोलिनियर तो मैंने डिस्कस कर लिया आपसे कि ये कोप्लेनर है या नहीं, इनके बारे में डिस्कस करना है। अब मैंने आपको बताया है कि अगर ये वेक्टर कोलिनियर हैं या सॉरी कोप्लेनर हैं, तीन वेक्टर्स के लिए मैंने बताइए, तो ऊपर मैंने आपको कंडीशन डिफाइन की है, सी वेक्टर इज इक्वल टू एल ए वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर। तो दो हम यहाँ पे स्केलर ले सकते हैं, एल एम भी ले सकते हैं, एक्स वाई भी ले सकते हैं। तो अगर ये मैं ए कह दूं, इसको बी कह दूं, इसको सी कह दूं, तो ये वाला जो वेक्टर है आपका, ये वाला थर्ड वेक्टर, तो ये ए वेक्टर प्लस 4b वेक्टर, ये किसके इक्वल होना चाहिए? एल, ये एक्स रख लें आप यहाँ पे एक्स, ये आपका स्केलर है एक्स ऑफ ए वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, ये वाला वेक्टर आएगा ना। अगर इसको कैपिटल ए कह लो, इसको कैपिटल बी, ये कैपिटल सी, यहाँ पे ये कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, इसी फॉर्म में आपको मैं बता रहा हूँ समझने के लिए, जस्ट ये गैस किया है मैंने। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस वाई 3a वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी मेरे ये कोप्लेनर होंगे। तो अगर ये कोप्लेनर होंगे तो अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि ए और बी की आप वैल्यूज यहाँ पे रखें, सॉरी ये आप देखें कि ए यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्स ए की और इसमें, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो किस तरीके से मिलेगा? ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस 4b वेक्टर। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्स ए वेक्टर की, और यहाँ पर आपको ये हो जाएगा एक्स ए वेक्टर माइनस एक्स 2b वेक्टर प्लस 3y ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर। तो मेरे को x और y के टर्म में इसके इक्वल बनाना है, यानी कि मैं आपको समझा देता हूँ। ये हो जाएगा x प्लस, अगर ये लेना है तो 3y और a वेक्टर मेरा कॉमन आ जाएगा। इसी तरीके से मैं करूंगा माइनस 2x, ये यानी कि x की मल्टीप्लाई अंदर होगी, अगर मेरे को b कॉमन निकालना है, प्लस y और बाहर b वेक्टर। ये आपको क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है? होप कि ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं इनको हम स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनको कवर करना है। तो ये मैंने इसलिए कवर किया। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, इनकी मल्टीप्लाई करूंगा और a और b को कॉमन लिया है, x और y अंदर है। अब ये जो इक्वेशन आई है, अब इसको आपको इसके साथ कंपेयर करना है, यानी कि ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो इसको इसके साथ कंपेयर करना है। कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x प्लस 3y, ये आपको 1 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 का a के साथ कोफिशिएंट देखे 1 है, और यहाँ पे a के साथ कोफिशिएंट जो है ये है x प्लस 3y, तो इक्वल हो जाएगा x प्लस 3y इक्वल टू 1। इसी तरीके से ये यानी कि माइनस के 2x प्लस y, ये किसके इक्वल होगा आपका? ये होगा आपका इक्वल टू 4। यहाँ पे आप b के साथ कोफिशिएंट देखें 4 है और यहाँ पे ये है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। ये मैं नेक्स्ट भी आगे लिख देता हूँ इसको, कि हमारी दो इक्वेशंस कौन कौन सी आ गई हैं, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, और एक इक्वेशन आई है मेरी 2x प्लस y इज इक्वल टू 4। अब इन दो इक्वेशंस आपकी आ गई हैं, दो आपके इसमें वेरिएबल हैं, इनको आप सॉल्व इजीली कर सकते हैं। x और y के लिए सॉल्व करेंगे तो ये आपको देंगे x इज इक्वल टू माइनस 11/7 आएगा, और y की वैल्यू जो होगी वो होगी 6/7। x और y की दो वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। अब यहाँ पे a और a प्लस 4b को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, यानी कि जो हमारे तीनों वेक्टर थे, तो जो तीसरा वेक्टर था हमारा उसको हम डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दो जो अलग वेक्टर थे हमारे। तो हम कह सकते हैं कि जो तीनों वेक्टर हैं ये कोप्लेनर हैं। अगर x और y की मेरे को वैल्यूज मिल गई तो ये तीनों वेक्टर आपके
कोप्लेनर होंगे। तो होप कि ये जो एक कॉन्सेप्ट है ये आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ साथ एक और चीज है, यहाँ पे एक और न्यूमेरिकल बनता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि हमें डिटरमाइन करना है यूनिट वेक्टर। यानी कि सपोज कीजिए मुझे दो वेक्टर दिए गए हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस 4k और बी वेक्टर दिया गया है आपको i प्लस j प्लस 2k। ये क्या कह रहा है कि यूनिट वेक्टर निकालना है जो पैरेलल हो टू द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। क्या फाइंड करना है आपको? यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। तो इसमें होता क्या है, आपको जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे आप? ए वेक्टर को प्लस बी वेक्टर आप कर दीजिए। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करेंगे तो 3i प्लस i, ये कितना हो जाएगा आपका 4i। इसी तरीके से 2j और प्लस j, 3j माइनस 4k और प्लस 2k, ये हो जाएगा आपका प्लस 2k, सॉरी माइनस 2k, अगर ये माइनस है तो माइनस 2k, ये आपको मिल जाएगा। यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर है और इसको मैं r अगर कह देता हूँ। तो इसी के साथ साथ जो यूनिट वेक्टर होता है जो रिजल्टेंट वेक्टर के पैरेलल हो, वो होता है आपका कि जो आपका ये वेक्टर है ये अपॉन इसका मॉड्यूलस या फिर इसका जो हम कह लें मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर आप निकालेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड, ये मैंने आपको कॉम्प्लेक्स में भी बताया था किस तरह निकालते हैं। ये होता है अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो गया। और इसको सॉल्व करेंगे 16 प्लस 9 प्लस 4, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 29। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं ए प्लस बी का ये भी है। तो इसको अगर मैंने आर वहाँ पे मानना था तो ये इसका रिजल्टेंट का मॉड्यूलस हो गया, ये आर वेक्टर अगर आपका था तो यूनिट वेक्टर क्या होगा आपका? ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो यूनिट वेक्टर होता है आपका आर वेक्टर अपॉन आर मॉड्यूलस, यानी कि जो आपका आर है इसका मॉड्यूलस है मैग्नीट्यूड। तो आर वेक्टर आपका क्या है, वो है 3, ये है आपका आर वेक्टर, सॉरी 4i प्लस 3j, 4i प्लस 3j माइनस 2k अपॉन अंडर रूट 29, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये आएगा ना 4i, ये जो है आपका आर वेक्टर, इसकी वैल्यू ये अपॉन जो हमने इसका मॉड्यूलस निकाला है ये आप डिवाइड कर दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। यही आपका यूनिट वेक्टर है, यही मेरे को बताना था कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। इस पर काफ़ी टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, अलग अलग भी आ जाते हैं। कभी किसी भी डायरेक्शन पूछ सकता है, यानी कि a माइनस बी की डायरेक्शन में पूछ सकता है, यहाँ पे रिजल्टेंट है। अगर a माइनस बी में की डायरेक्शन में पूछेगा तो यहाँ से a माइनस बी करना है आपको, फिर a माइनस बी का ही आपको मॉड्यूलस लेना है। सिमिलर प्रोसीजर है आर वेक्टर अपॉन आर मॉड्यूलस, ये आपका फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर काउंट करने का। तो होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है मेरा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले जनरली होता क्या है, ये भी इस पे भी कभी कभी आपका क्वेश्चन आ जाता है कि हमें फाइंड करना है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को। यानी कि आपको मैं समझाऊं कि अगर कोई आपका लाइन सेगमेंट है, जैसे कि हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था, सिमिलर उसी टाइप का एक कॉन्सेप्ट है। एक लाइन आपका लाइन सेगमेंट है ए बी और ये मेरा है ओ, ये आपका मैं ज्वाइन कर रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो अगर ये है मेरा ए वेक्टर और ये है मेरा बी वेक्टर, तो ये जो है ये मेरा डिवाइड कर रहा है इस लाइन को, इस लाइन को मैं इस वेक्टर को मैं कहता हूँ आर वेक्टर, और ये पॉइंट जो है पी। अब ये जो लाइन सेगमेंट है ए और बी, इसको डिवाइड कर रहा है ये एम और एन के रेशियो में, ठीक है। अगर ये एम और एन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है लेकिन इंटरनली, तो इंटरनली अगर डिवाइड कर रहा है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, इसको आप याद कर लें,
आर वेक्टर इज इक्वल टू होगा आपका एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। ये आप फॉर्मूला याद कर लें, इस पे एग्जाम में आपको सेम काइंड का न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। उसी के साथ साथ अगर इंटरनली ये आपका डिवाइड कर रहा है तो फॉर्मूला ये है, अगर ये हो जाए एक्सटर्नली होगा तो सिमिलर वही चीज है, एम बी ये हो जाएगा आपका इस केस में एन ए वेक्टर माइनस एम बी वेक्टर, ये हो जाएगा एन ए वेक्टर माइनस एम बी वेक्टर अपॉन एन माइनस एम। ये एक्सटर्नली अगर डिवाइड करेगा एम और एन के रेशियो में, सेम ही है एम और एन के रेशियो में, लेकिन एक्सटर्नली अगर ये इसको डिवाइड करेगा तो फॉर्मूला ये है एन ए वेक्टर माइनस एम बी वेक्टर अपॉन एन माइनस एम। इंटरनली डिवाइड करेगा तो फॉर्मूला ये है। अब अगर इसमें कुछ और नोट्स अगर मैं बताना चाहूँ कि अगर सपोज कीजिए m बाय एन इज इक्वल टू 1 है, या आप कह लें कि m इज इक्वल टू एन है, तो अगर m इज इक्वल टू एन आप यहाँ पे रखेंगे तो r वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हाफ ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर, यही हो जाएगा ना इसमें r वेक्टर जो है। तो ये इसका एक आप कह लें कोरोलरी है जो इसमें आपको होप समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर। अब ये जो टॉपिक्स चल रहे हैं इन पे आपके डीप में हम इतना ज़्यादा नहीं जाएंगे, इन पे डायरेक्टली आपके फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल अराइज हो जाते हैं, तो आप जस्ट फॉर्मूलाज को ही याद कर लें ताकि अगर इन पे कोई न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकें। तो चलिए इस पे भी मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर क्या होते हैं। तो इसके लिए आप एक चीज ध्यान रखें कि एक कंडीशन होती है इसमें, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपका 1। एक तो इसकी कंडीशन ये है डायरेक्शन कोसाइंस के लिए, और ये भी कह सकते हैं हम, या ये कह लें कि एल की जो वैल्यू होगी वो होती है एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरीके से जो m है वो होगा आपका y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरीके से n जो होगा वो होगा z अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस जेड स्क्वायर। ये जो टर्म्स हैं ये आपको अभी जब हम इस पर न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी। या आप ये कह सकते हैं कि अगर आपको कोई पॉइंट है P, ठीक है, और एक्स वाई जेड ये कोई पॉइंट है आपका स्पेस में, ठीक है, तो उसके जो डायरेक्शंस कोसाइंस होंगे, डायरेक्शंस कोसाइन यानी कि ओपी जो वेक्टर है उसके डायरेक्शन कोसाइंस जो होंगे वो ये होंगे जो मैंने अभी बताया आपको, एक्स अपॉन अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये वाई अपॉन ये सेम, जेड अपॉन सेम, ये होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। अगर कोई पॉइंट पी है आपका स्पेस में उसके डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो ये होते हैं। तो होप ये जो डायरेक्शन कोसाइंस का कॉन्सेप्ट है या जनरली फॉर्मूला जो है वो आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। यानी कि अगर सपोज कीजिए ये मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ, ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, और ये 2 पॉइंट्स हैं आपके पी और क्यू, इनको ज्वाइन कर रहे हैं। पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस तरीके से x1 y1 z1 और इसके हैं x2 y2 और z2। तो अब जो पी क्यू जो है, जो पी क्यू वेक्टर है, इसके डायरेक्शंस कोसाइंस क्या होंगे, पी क्यू के जो डायरेक्शंस कोसाइंस है वो क्या होंगे, उनके लिए आप फॉर्मूला ध्यान रख लें। वो भी आपका जैसे हम प्रीवियस डिस्कस करके आए हैं कुछ सही तरीके से, इसमें होगा x2 माइनस x1 अपॉन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये होता है एक पहला। इसी तरीके से जो नेक्स्ट होगा मेरा वो होगा y2 माइनस y1 अपॉन अंडर रूट वही जो हमने
ये जो डिफाइन किया है ना सेम, अब अंडर रूट में ये सेम आ जाएगा। इसी तरीके से होगा z2 माइनस z1 अपॉन अंडर रूट वही सेम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस हैं वेक्टर के जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है। तो ये भी फॉर्मूला है, आपको याद करना है। इस पर भी न्यूमेरिकल डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। तो होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है डायरेक्शन कोसाइंस वाला ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है मेरा डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ वेक्टर। अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ वेक्टर क्या होते हैं, तो कोई भी तीन रियल नंबर जो प्रोपोर्शनल होंगे आपके डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर उनको ही आपके डायरेक्शन रेशियोज कहेंगे। अब सपोज कीजिए आपके एल, एम और एन ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस हैं आपके ए, बी और सी वेक्टर के। तो इसके लिए आप ये कह सकते हैं कि ए अपॉन एल इज इक्वल टू बी अपॉन एम इज इक्वल टू सी अपॉन एन इज इक्वल टू लैम्डा। या आपको मैं एक इसका डायरेक्टली फॉर्मूला बता दूं तो ये होगा एल की जो वैल्यू होगी, एल इज इक्वल टू होगा प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम जो होगा वो होगा प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और एन जो होगा वो होगा प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसमें ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। इस पर न्यूमेरिकल आ जाता है, मैं आपको ये भी क्लियर करा दूंगा। तो जैसे कि इसमें कुछ और चीज़ें हैं, मैं आपको बता दूं कि सपोज कीजिए एक पॉइंट पी है, ठीक है। पॉइंट पी क्या है, एक्स वाई जेड है। तो उसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्शन रेशियोज की। तो जो डायरेक्शन रेशियोज जो हैं इस पॉइंट के वो क्या होंगे, अगर ये पी है तो इसके डायरेक्शन रेशियोज पॉइंट पी के ओपी के क्या होंगे, वो एक्स वाई जेड ही होंगे। यानी कि जो पॉइंट आपको पी दिया हुआ है डायरेक्शन रेशियोज भी वही सेम होंगे। और इसी तरीके से अगर दो पॉइंट हैं पी x1 y1 z1 और q है, इसी तरह का आपका x2 y2 और ये z2, ठीक है। तो इनके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे आपके, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, इसके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे आपके x2 माइनस x1 वही जो हमने ऊपर किया था, और y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ये इस तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इनको हम एक बार देख लेते हैं। तो अब सपोज कीजिए मुझे एक पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट ये न्यूमेरिकल कर रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ मैं आपको ताकि आपको ये पॉइंट्स और अच्छे क्लियर हो जाएं कि एक पॉइंट P है मेरे पास 1, 2 और -3। ये कोई पॉइंट P है स्पेस में। तो हमसे क्या कह रहा है कि इसके डायरेक्शंस कोसाइंस निकालिए वेक्टर OP के, वो क्या होंगे। तो डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं वो मैंने आपको बताया था, वो होता है L इज इक्वल टू एक्स। अगर ये मेरी x है, ये y है, z है, तो x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। और ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन अंडर रूट, सॉल्व करेंगे इसको, 1 और 4 आपका 5 और 9 14 हो जाए। एल ये हो जाएगा। इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, एम जो होगा वो होगा आपका 2 अपॉन अंडर रूट 14। इसी तरीके से एन जो होगा वो होगा -3 अपॉन अंडर रूट 14। तो इस तरीके से आप डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला पता है तो। एक और मेरा जो न्यूमेरिकल है वो मैं आपको डायरेक्शन रेशियोज पर बता देता हूँ कि क्या आएगा। कि सपोज कीजिए एक पॉइंट है आपका P1, 2 एंड -3, और एक और पॉइंट है मेरा Q 4, 3, 5। ये दो पॉइंट है स्पेस में। तो मुझे क्या करना है, डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं OP, OQ और PQ के। OP, OQ और PQ इनमें फर्क ध्यान रखें आप। तो जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे OP की बात कर रहा हूँ अभी मैं फिलहाल, इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान समझना है। तो जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे OP के क्या होंगे, वो सेम होंगे। जैसे मैंने बताया था आपको x y अगर मैं इनको z मानूं तो वो इक्वल ही होते हैं, यानी कि 1, 2 और -3 होंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OP। इसी तरीके से डायरेक्शन रेशियोज जो होंगे OQ के वो क्या होंगे, वो भी इसी के सेम होंगे, यानी कि 4, 3 और
5 ये डायरेक्शन रेशियोज हैं आपके OQ के। लेकिन अगर डायरेक्शन रेशियोज पूछ रहा है PQ के तो वो किसके इक्वल होते हैं, वो मैंने बताया था। अगर ये x1 ये y1 ये z1 है और ये x2 और ये y2 और ये z2 है तो किसके इक्वल होते हैं, x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 1, ठीक है, कॉमा y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 2 और z2 माइनस z1 यानी कि 5 माइनस माइनस का 3 माइनस 3, ठीक है। तो ये डायरेक्शन रेशियो जो होंगे PQ के हो जाएंगे, 3 हो गया, ये आपका 1 है और ये आपका हो जाएगा 8। तो जो डायरेक्शन रेशियोज हैं आपके PQ के वो होंगे 3, 1, 8। ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड हैं। तो अगर आपको फॉर्मूलाज पता हैं तो इतने सिंपल आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, आप इजीली उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो होप ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपको काफी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो पार्ट 1 में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, रेड बटन को जरूर क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए हर एक उन लोगों के साथ जिनके लिए आप समझते हैं वीडियो यूजफुल है। हमारे चैनल के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए। पसंद आया तो एटलीस्ट लाइक जरूर कीजिए। कोई क्वेरी या डाउट है तो आप हमें class.flyhigh@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे। थैंक